सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। मैं मिथिलेश कुमार आप सभी के लिए आज क्लास 11th का राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूं, जो कि 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का होने वाला है और उसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 64। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नंबर सी। क्या होगा? अनुच्छेद 352। अब सबसे पहले जानते हैं कि जो भारत का जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान है वो बनने में कितना दिन लगा। तो बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। अच्छा, संविधान बनाने में जो खर्च हुई है वो जो है 64 लाख रुपया हुआ है और करीबन 300 हमारे विद्वान क्रांतिकारी जो हैं संविधान बनाने में जुड़े हुए थे। और इस संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत लागू कर दिया था। अच्छा, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? तो वर्तमान में जो हैं 448 आर्टिकल हैं, लेकिन जब बना था उस समय जो है 395 अनुच्छेद था। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। और जब बना था उस समय भाग 25 था, 22 था। लेकिन वर्तमान में जो है अभी भाग कितने हैं हमारे संविधान का? 25 है। अनुसूचियाँ कितना है? 12 है। और अभी तक हमारे संविधान में जो संशोधन हुई है वो 104 संशोधन हुआ है। अभी तक भारत के जितने भी संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से जो है 104 जो हैं अमेंडमेंट हुई है, संशोधन हुई है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो यहाँ ऑप्शन आपके बीच है लास्की, बार्कर, गार्नर और जेलिनेक। तो आंसर वाकई में यहाँ जो है वो होगा जेलिनेक। जेलिनेक का क्या कहना था कि कोई भी जो है राज्य होता है बिना नियम कानून बिना संविधान का अस्तित्व में हो ही नहीं सकता है। कोई भी राज्य या देश जो होता है बिना कानून बिना संविधान का नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और जानने की ज़रूरत है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन जो है थॉमस पाइन ने भी कहा था। लेकिन यहाँ पर थॉमस पाइन का जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसलिए हम लोग जेलिनेक को लेते हैं, क्योंकि जेलिनेक ने भी कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। एक घर जो है बिना नियम कानून का नहीं चल सकता है, तो ये तो देश है, देश बिना संविधान का अस्तित्व में नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? अच्छा, आप ये जान रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश अपनाया था? तो सोवियत संघ ने अपनाया था। अच्छा, समाजवादी विचारधारा जो है या समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बोला है BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है सरदार पटेल, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। तो समाजवादी के पक्ष में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अच्छा, समाजवादी किसको कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन का जो नियंत्रण होता है वो सरकार करता है, तो उसको हम लोग समाजवादी देश कहते हैं। अच्छा, 1955 में
आवाड़ी में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृत किया गया कि हमारा जो देश होगा कैसा होगा, साम्यवादी होगा। कब? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाड़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुई थी, उसमें जो है ये स्वीकार किए थे कि समाजवादी ढांचा होगा, यानी हमारा देश कैसा होगा, समाजवादी। कब अपनाए थे ये? 1955 के कौन सा सम्मेलन में? आवाड़ी सम्मेलन, आवाड़ी अधिवेशन। 1955 में आवाड़ी में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि जो है हमारा देश कैसा होगा, समाजवादी होगा। चौथा क्वेश्चन में आ जाइए। भारतीय संविधान में काम के अधिकार, एक ये फंडामेंटल राइट्स के अनुसार ही आता है, काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया? ये भी एक अधिकार है। भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया? आपके बीच ऑप्शन है मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, ये जो है किस आर्टिकल में आता है, ये भी हम लोग को जाना है। राज्य नीति निर्देशक जो है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल जो है 41 में आएगा, जो बोलता है बेरोजगारी की स्थिति में काम की व्यवस्था। ये आर्टिकल क्या बताता है? बेरोजगारी की स्थिति में काम की व्यवस्था। अच्छा, भारत में काम का अधिकार लागू करने के लिए अनुच्छेद 41 बनाया गया है। क्या बनाया गया है? काम के अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 41 है। और काम के अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 5 क्वेश्चन बोलता है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, यानी फंडामेंटल राइट्स को कौन बदल सकता है या अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। देखिए कोई भी कानून जो होता है ना, अमेंडमेंट कहाँ से बनती है? वो संसद से बनती है, ये याद रखना पड़ेगा। कहाँ से बनती है? संसद से। अच्छा, ये संसद मेरा कहाँ है? हम लोगों का जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लोकसभा कक्ष में ही जो है संसद होता है। और लोकसभा भी जो वर्तमान में सीट हैं वो 543 है। लोकसभा में कितना सीट है? तो 543। अच्छा, यहाँ पर भारत की संसद को संघ की विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर संसद का दूसरा नाम क्या है? संसद का जो दूसरा नाम है संघ की विधायिका। क्या नाम है? संघ की विधायिका। ठीक है, तो इतना सा जानना है। फिर बोलता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लाया गया है। जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर 35 तक। लेकिन यहाँ पर बात किस चीज़ की जा रही थी? तो बोल रहा है कि मौलिक अधिकार का संशोधन। तो हम लोग देखें कि मौलिक अधिकार जो है कौन कौन आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल है भारतीय संविधान का वो आर्टिकल कौन कौन से में है? 12 से लेकर 35 के अंदर इसका विवरण मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 में। बोलता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया? उन्मूलन मतलब खत्म किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन का मतलब होता है इसका समाप्त करने के लिए कानून बनाना? तो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है और अनुच्छेद जो है कितना है? 17 है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर
डी होगा। अच्छा, यह जो है अनुच्छेद स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता के निषेध की घोषणा करता है। अगर इस अस्पृश्यता में कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं, भेदभाव में पकड़े जाते हैं, तो उसको आर्टिकल 17 के तहत केस किया जाएगा, उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। फिर बोलता है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। हमारा जो देश था किस रूप में जाना जाता था? नगर राज्य के रूप में, साम्राज्य के रूप में, उसके बाद है राष्ट्र राज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पहले हमारे जो प्राचीन युग में राज्य का जो जाना जाता था वो नगर राज्य के रूप में जाना जाता था। तो नगर राज्य शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे राज्य के लिए किया जाता है जिसका भौगोलिक क्षेत्र किसी शहर और उसके आसपास के कुछ अधीन क्षेत्रों ही तक सीमित था। ये नगर राज्य जो है ना, कुछ सीमित क्षेत्र तक ही जो है अपने आसपास के शहर तक ही सीमित था, पूरा गांव नहीं लिया जाता था। इसलिए इसको अभी के डेट में समाप्त कर दी गई है। यहाँ प्राचीन युग की बात की जा रही थी, तो प्राचीन युग में राज्य के क्या स्वरूप था, क्या स्ट्रक्चर था, तो नगर राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। राज्य के शासन में केंद्र का जो प्रतिनिधि करता है, लीडर करता है, लीडिंग करता है, कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, विधानसभा करता है, या उच्च न्यायालय करता है। तो हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पर जो है और राज्यपाल, राज्य का जो मुख्य होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। हालांकि जो है विकास का काम जो है वो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन यहाँ शासन की बात, प्रशासनिक की बात तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ये याद रखना है। अच्छा, अब ये हम लोग को जानना है कि जो है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल जो है बच्चों 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन आर्टिकल के तहत जो है उसकी नियुक्ति होती है, कौन करता है? तो एक आर्टिकल जो है 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की बहाली होती है, और 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। लेकिन इतना जानना है बच्चों कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन आर्टिकल के तहत होता है? तो 155 के तहत होता है। अच्छा, विधानसभा कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? ये भी हम लोग को जान लेना है कि विधानसभा जो है वो आर्टिकल जो है 170 के तहत आता है। विधानसभा हम का जो विवरण है हमारे भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 170 में क्या है? विवरण है। अच्छा, उच्च न्यायालय जो है 132 आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल नंबर 132। तो हम लोग ये जान गए कि मुख्यमंत्री कौन सा आर्टिकल के तहत? तो 164 के तहत। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? तो 155। विधानसभा जो है कौन सा आर्टिकल के तहत विवरण है? तो 170। उच्च न्यायालय तो 132। चलिए आते हैं हम लोग महिला प्रतिनिधि का समर्थन किसने किया। महिला को लीडिंग करने के लिए कौन समर्थन किया? तो ऑप्शन है आपके बीच अरस्तु, बेंथम, जे.एस. मिल या प्रधानमंत्री विल्सन। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जे मिल्स। क्या होगा? जे मिल्स। जे मिल्स ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और संसद में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का मांग किया था। अच्छा, अभी वर्तमान में जो है मतदान कितने वर्ष के लोग देते हैं? तो 18+ वाले। ठीक है, वयस्क मताधिकार जो हैं वायु वाले हैं जो 18+ होते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। बोला है कि सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? सूची प्रणाली, तो सूची प्रणाली कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में है, अ और ब दोनों में है, और अमेरिका में। तो अ और ब दोनों में है, ये याद रखना। जो सूची प्रणाली है किन किन देशों में है? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में।
लेकिन भारत में क्या है ये भी तो जानना है ना। भारत में जो है किस तरह का प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली है। और ये जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में भारतीय जो संविधान है या भारत जो देश है वो कैसा है, संसदीय है। और इसको ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, किसको कैबिनेट का मेहराब की आधारशिला कहा गया है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। किसको मेहराब कहा गया है कैबिनेट का, तो प्रधानमंत्री को कहा गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, तो 74 और 75। ये जो प्रधानमंत्री है वो आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में विवरण है प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 32 के तहत, 352 के तहत, या 365 के तहत, या 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और कौन लागू करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में 233 है, 12 है, 250 है, या 238 है। तो यहाँ पर जो है राज्यसभा जो अधिकतम निर्वाचित सदस्य 238 है। हालांकि अधिकतम संख्या कितना है, 250। कितना है, 250। लेकिन यहाँ निर्वाचित बोला जा रहा है, सदस्यों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है। नहीं तो 250 नहीं मार दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य जरूर है 250, लेकिन यहाँ निर्वाचित सदस्य जो चुनकर के आ रहा है, तो चुनकर के जो आता है 238 आता है। कितना आता है, 238, जिसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ 238 तो निर्वाचित होकर के, और 12 जो सदस्य जो होते हैं, 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ये याद रखना। अच्छा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। फिर लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना है, 552। अभी अगर हम लोग राज्यसभा को जान लेते हैं तो फिर लोकसभा का भी जानना जरूरी है। लोकसभा में 552 है, और लोकसभा में कितना है, 552, और राज्यसभा में 250। लेकिन निर्वाचित अगर राज्यसभा पूछेगा 238। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो है 12, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। ऑप्शन है राज्य विधान परिषद के सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, उसके बाद है ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संसद के मनोनीत सदस्य। उसके बाद जो है संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो कौन मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो। जब राष्ट्रपति खुद इसको मनोनीत करता है तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हो नहीं सकता है। आंसर यही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद
तो विधान परिषद 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो विधान परिषद बच्चों 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जानना है विधान परिषद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है शासना। क्या नाम है? शासना मंडली। शासना मंडली। देखिए किसका नाम, तो विधान परिषद का दूसरा नाम क्या बता रहे हैं हम, शासना मंडली है। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है ये भी जान लीजिए। विधान परिषद जो है हमारा सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ जो है 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है बच्चों, तो 6 राज्यों में। अब 6 राज्यों में कौन कौन है ये भी जानना है। विधान परिषद की जो व्यवस्था है वो 6 राज्यों में है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद का दूसरा नाम शासना मंडली है। लेकिन आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही सिर्फ विधान परिषद का व्यवस्था है, बाकी कहीं और राज्यों में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोला कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की? आपके पीछे ऑप्शन नंबर ए H.J. लॉस्की, A.B. डाइसी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है डाइसी होगा। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है आंसर, बी, A.B. डाइसी। कानून के शासन पदबंध की रचना जो है A.B. डाइसी ने किया था। अब आगे आते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन में। बोलता है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव करवाता है उसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है संसद और डी में है मंत्री परिषद। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून में ही उसको हटाने का जो है प्रावधान है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से हटाया जाता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ बोल रहा है निर्वाचन के जो आयुक्त होते हैं उसको जो नियुक्ति करता हो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब हटाने की बात होती है तो कौन करता है? संसद करता है। ये चीज़ याद, निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त जो है राष्ट्रपति करता है और इसको हटाने का जो पावर है उसको संसद को है। फिर कहता है 18 नंबर क्वेश्चन में संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं, यानी संघ सूची के अंतर्गत कितने विषयों का वर्णन मिलता है या उसके विषय में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 100, बी 97, सी 66 या डी जो है वो है 47 है। तो ऑप्शन यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है 100 विषय का वर्णन मिलता है। कितने विषयों का वर्णन मिलता है? तो 100। पहले 97 था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो है 100 किया गया है। इसमें और भी कानून जो है डाला गया है, ठीक है। और ये भी जानना है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची को रखा गया है। संघ सूची को कहाँ रखा गया है? जो हम संघ सूची की जिक्र कर रहे हैं ना, तो संघ सूची जो है भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची में है। कितने अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। और भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 400 जो है 70 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 470। उसके बाद 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग है। कितने भाग? 25 भाग में विभाजित है। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं। अगर यहाँ सूची की बात की जा रही है ना, संघ सूची, तो ये सूची जो है, अनुसूचियाँ तो है 12, लेकिन जो है सूची 3 है। एक है संघ सूची जिसको केंद्रीय सूची के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद है राज्य सूची, उसके बाद जो है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 100 है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और राज्य सूची में जो है 61 है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में जो है वो 52 है।
तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, और फिर ये देखिए समवर्ती सूची में कितना है 52, ठीक है 52। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? विवाह और तलाक, विदेशी ऋण, जेल या बैंक। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ए, विवाह और तलाक समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आएगा। कौन आएगा? ए। अच्छा, ये आपको ये जानना है कि समवर्ती सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। समवर्ती सूची में जो है कानून जो बनाता है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो है अपना कानून बना करके इस सूची के अंतर्गत विवरण कर सकता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो 52 विषय आता है। इनमें से एक है विवाह और तलाक। ये जो है इसके अंतर्गत 52, और अभी हम लोग संघ सूची देख करके आए उसमें 100, और समवर्ती सूची के जो है 52 में से एक है विवाह और तलाक। फिर क्या है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 में। बोला है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र राज्य के बीच किस कारण जो है विवाद हमेशा रहता है? चलिए आगे। तो आपके बीच ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल, और डी में है मुख्यमंत्री का पद। तो ज़्यादा विवाद तो होता है राज्यपाल को लेकर, ठीक है ना, इसलिए राज्यपाल जो है कि बदलते रहता है राज्यों में, तो विवाद का कारण जो है राज्य और केंद्र के बीच में हो राज्यपाल है। अच्छा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आपको जानना है 155 आर्टिकल के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये याद रखना है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है होता है ना, कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? तो 155 आर्टिकल के तहत जो है नियुक्ति होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन है आपके बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान राज्य की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 30 मार्च 1949। इसकी जो स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अच्छा, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुई थी। उसी तरह जो है राजस्थान का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ। इसे पहले राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान को जो है राजपूताना किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन में। बोलता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए यहाँ बोल रहा है, फिर आ गया पंचायती राज से रिलेटेड, पंचायती राज से। तो इसका पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो आपका जो 22 का ऑप्शन होगा वो होगा सी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, ये जो है कैवा संशोधन में आया था? जो पंचायती राज है वो 73वां जो है अमेंडमेंट बिल लेकर के आया, तब से जाकर के पंचायती राज जो है आज पंचायती का चुनाव हो रहा है पंचायत में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में आता है। पंचायती राज का जो है कौन सा भाग में आता है? चूंकि 25 भाग है हमारे भारतीय संविधान में, तो 9वां भाग में आता है ये, ठीक है, 9वां भाग में, ये याद रखना है। उसके बाद जो है ये आर्टिकल जो है पंचायती राज का जो चुनाव होता है या ये विवरण है हमारे भारतीय संविधान में, तो है 243 और जो है इस आर्टिकल में जो है विवरण है। साथ ही क्या है
कैवा अमेंडमेंट में लाया गया था? 73वां अमेंडमेंट में जो है 243 आर्टिकल में जो है पंचायती राज प्रणाली को विवरण देखने को मिलता है। चलिए आइए हम लोग जाते हैं 23 क्वेश्चन में। बोलता है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, गोरिस ने कहा है, गार्नर ने कहा है, एक्टन ने कहा है? तो इसका सीधा आंसर होगा गार्नर ने कहा है। फिर आते हैं हम लोग आते हैं 24 क्वेश्चन में। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? बोलता है नगर राज्य। ये तो पहले पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है प्राचीन युग में, ये दोबारा रिपीट कर गया इस मॉडल पेपर में। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो नगर राज्य था, या साम्राज्य था, राज्य राष्ट्र राज्य था, राष्ट्र राज्य। तो यहाँ पर हम लोग पीछे देख चुके हैं, नगर राज्य के रूप में था। फिर 25 क्वेश्चन में देखिए, बोलता है किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है? रूसो ने कहा है, जे.एस. मिल ने कहा है, ग्रीन ने कहा है, लास्की ने। जे.एस. मिल ने तो महिलाओं का अधिकार के बारे में बात किया था, ये तो होगा नहीं। फिर रूसो या ग्रीन या लास्की, तो आंसर आपका हो जाएगा रूसो। इसका क्वेश्चन आना तय है, रूसो से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा। बोल रहा है कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्त नामक एक किताब लिखी थी? महात्मा गांधी ने, आंग सान सू की ने, नेल्सन मंडेला ने, या मुसोलिनी ने? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, आंग सान सू। एक किताब लिखा था फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्त नामक किताब। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। फिर क्या है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य है। जब हम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो स्वराज्य प्राप्त करना अंग्रेजों के बीच इतना आसान नहीं था। तो ये कौन कहा है? इंदिरा गांधी कही थी, जे.एस. मिल ने कहा है, कि महात्मा गांधी कहा है, कि अरस्तु ने कहा है? तो यहाँ पर जो है ये महात्मा गांधी ने कहे हैं। कौन कहा है? महात्मा गांधी। ये कहें कि जब स्वयं का शासन करना सीख लीजिए तभी आप जो है स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आइए आगे क्वेश्चन है 28 में। बोलता है कि समानता का मुख्य रूप क्या है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, या इनमें से सभी? तो यहाँ ऑप्शन होगा इनमें से सभी। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन में। सच बोलना और कर्ज को अदायगी ही न्याय है। बोला एक सच बोलिए और कर्ज को समय पर अदायगी करिए। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, सेफलस ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या बेंथम ने कहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी, सेफलस ने कहा है। ये इस तरह का जो है कोटेशन वाला क्वेश्चन आप सभी को आने वाला है। सच बोलना और कर्ज अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? सेफलस ने कहा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था शांति से, शक्ति से, धर्म से, या सम्मान से? तो धर्म से आंसर होगा। समाज का न्याय कौन करेगा? तो धर्म से होगा। फिर कहता है 31 क्वेश्चन में आइए। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 205 किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। किस में है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जो है विवरण मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार का जो है विवरण मिलता है। और अभी जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार, तो अभी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो कुल मिलाकर के फंडामेंटल में भी 6 अधिकार हैं, है ना? इसको भी देख लेना है। फिर बोलता है कि काम का अधिकार, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। काम के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आर्थिक अधिकार, या मौलिक अधिकार है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार।
तो मौलिक अधिकार आर्टिकल तो जान ही रहे हैं कि 12 से 35, ये तो याद कर ही लेना है, ये क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, आएगा आपके बीच। फिर कहता है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? सबसे पहले किस देश ने? अच्छा, महिलाओं का अधिकार के बाद कौन किया था? मिल ने किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना है कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कि अमेरिका या ब्रिटेन, आप आंसर कौन सा होगा? तो न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो है न्यूजीलैंड है, जिसको ओसानिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर आइए हम लोग चलते हैं 34। किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता है वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता है वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य? प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, रूसो ने कहा था और पेरिलक्किस ने कहा था। कौन कहा था? तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? डी। सही बात है, समाज में जो समाज के लोगों को सहयोग नहीं करे वह आदमी जो है व्यर्थ होता है। बोल रहा है कि 35 नंबर में किसने कहा है कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? अच्छा, पूंजीवादी की बात है तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का सभी साधनों का जो नियंत्रण होता है वो व्यक्तिगत हाथों में होता है, इसलिए पूंजीवादी कहा जाता है। अब यहाँ आते हैं इसका ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है? बोलता है कि कार्ल मार्क्स, ई वार्कर, हंस कोहन या मैजिनी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। आपको पता है ना कि कार्ल मार्क्स जो है किस तरह के अर्थव्यवस्था का जनक माने जाते हैं? समाजवादी। और समाजवादी और पूंजीवादी दोनों आपस में जो है विचारधाराओं की लड़ाई जो है 1945 से लेकर 91 तक चला। तो कार्ल मार्क्स कभी पूंजीवादी का सपोर्टर नहीं रहे हैं। कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी का जनक माने जाते हैं। इनका एक किताब था दास कैपिटल। और सबसे पहले समाजवादी कौन अपनाया था? सोवियत संघ। अब आगे आते हैं हम लोग कि 36 में निम्न में से कौन राष्ट्रपति भावना नहीं है? राष्ट्रवादी भावना। बोल रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है? तो बोल रहा है कि अपने देश के कानूनों का सम्मान करना, अपने देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, टैक्स देना, या क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत की खुश होना। ये एकदम जो है बहुत बुड़बक वाला काम है कि अपना देश अगर हार जाए और दूसरा देश जीते और खुशी मनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको राष्ट्रवादी नहीं कहेंगे, वो क्या है? राष्ट्र विरोधी कहे जाते हैं, है ना। कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग पाए भी जाते हैं, भारत हार जाता है और ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान जीत जाता है तो उसमें खुशी मनाता है, तो उसको राष्ट्र विरोधी कहेंगे, राष्ट्रवादी नहीं। फिर 37 में क्या है कि किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? आर्नेस्ट गोल्नर, बेनेडिक्ट एड्रेशन, एरिक हॉब्सकम या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे हैं कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है। अच्छा, ये विश्व विख्यात कवि भी रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं, दार्शनिक यानी फिलोसोफर भी रहे हैं और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के भी विजेता है। बहुत ही जो हैं विख्यात कवि और साहित्यकार, दार्शनिक, है ना। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए में से व्यक्ति हैं। ये जो है कोलकाता से बिलोंग करते हैं। 38 में आते हैं हम लोग। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? 1950 में, 78 में, 49 में या 76 में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। अच्छा, ये क्या बात आ गई राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? बोल रहा है कि राष्ट्र या राज्य के प्रति व्यक्ति जब निष्ठा और समर्पण हो जाता है, देश के प्रति वो अपना जो है पूरा जीवन जो है समर्पित कर देता है, जैसे कि महात्मा गांधी ने
पूरा समय समर्पित कर दिए देश के लिए, तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद बोलेंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 39 में। बुढ़ा कौन सा राज धर्म सापेक्ष है? अच्छा, धर्म सापेक्ष और धर्म निरपेक्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। धर्म सापेक्ष जो होता है, चलिए हम लोग समझते हैं 39 क्वेश्चन में कौन सा राज धर्म सापेक्ष है। तो धर्म सापेक्ष जो है ये जान लेना है कि ऐसे राज्य जहाँ किसी धर्म सूत्रों के अनुसार, यानी धर्म के अनुसार जो है वहाँ पर शासन होता है, साथ ही धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसे धर्म सापेक्ष कहा जाता है। यहाँ जो है धर्म के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है और धर्म के आधार पर जो है उस सरकार का जो है शासन प्रणाली चलती है। तो ऑप्शन है चीन, सऊदी अरब, तुर्की या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो है सऊदी अरब होगा। और इतना जान लीजिए धर्म सापेक्ष किस तरह के देशों में पाया जाता है, तो जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है धर्म सापेक्ष पाया जाता है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, किसने कहा है कि धर्म लोगों की अफीम है, यानी नशा है। लोगों को धर्म क्या है, एक नशा है यानी अफीम है। मैकियावली ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, मार्क्स ने कहा है या प्रोधा ने कहा है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है। कौन कहा है? कार्ल मार्क्स। ये जो है आपका कार्ल मार्क्स। कौन कहा है कि धर्म लोगों की अफीम की तरह है, नशा है वो? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप सभी पूरा वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी देखने बोलिए।